बच्चों आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत सारे नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। या तो डायरेक्ट क्या आपसे पूछ लिया जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से आप क्या समझते हैं, या फिर एक और नाम आ जाता है इसका बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी खोज है वो किसने की थी? बेकर नाथन ने की थी, इसीलिए उनके नाम पे भी इसको क्या बोल देते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, एक और नाम से ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नो बॉन्ड रिजोनेंस, यानी बिना बंध का अनुनाद। इन दो नाम से भी ये आ जाता है, या तो बिना बंध नो बॉन्ड रिजोनेंस इंग्लिश में आएगा लिखा हुआ, और क्या आ जाता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इन सब नामों से ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, होता क्या है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन? ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हमारे पास एक कोई ऐसी एल्किल ग्रुप हो जो कि क्या हो, मल्टी, ठीक है, बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि किसी भी मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। जब अल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड, ठीक है, CH बॉन्ड के क्या होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिएगा आप, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से क्या होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे? यहाँ हो गए ट्रांसफ़र। ये जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड के इसके कार्बन के बॉन्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये वाले कहाँ नेक्स्ट कार्बन पे पहुँच जाएंगे। तो यानी सिग्मा से कहाँ हो रहा? पाई पे कॉन्जुगेशन हो रहा। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। अब बिना बंध का अनुनाद क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब इसमें कॉन्जुगेशन होता है, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले गए? यहाँ पे चले गए। अब डबल बॉन्ड तो यहाँ था नहीं कि एक बॉन्ड रह जाएगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बंध यहाँ से गायब हो जाता है, तो इसीलिए बिना बंध का अनुनाद। ठीक है, इसकी आप अदर स्ट्रक्चर्स भी आप इसकी देख सकते हो। फिर क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन तो चलता रहेगा, ये यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। जब ये यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो ये देखिएगा आप इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो फिर इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जगह चले जाएंगे और यहाँ पर बंद चला जाएगा। तो इस प्रकार से कितनी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे आपके पास? 3 स्ट्रक्चर्स का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही ये अदर एग्जाम्पल ले सकते हो। 1 ब्यूटीन ले लीजिएगा आप। 1 ब्यूटीन में क्या होगा? यहाँ के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ से बंद जा चुका है, आप देखो यहाँ H पॉजिटिव, फिर ये चला जाएंगे यहाँ पे, इसके पास ये अल्काइल ग्रुप शो नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन शो कर सकता है कौन नहीं करेगा, अभी आगे चर्चा करेंगे हम इस बारे में। तो इस पे चले गए निगेटिव चार्ज, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो यहाँ से चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए कि नहीं चले गए? ठीक है, अब इसके लिए कंडीशंस होती हैं कि कब ये कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, कब नहीं। सबसे पहले तो आपका सिस्टम क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी वहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई पे ट्रांसफ़र हो रहा है, पाई पे से सिग्मा पे ट्रांसफ़र, जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर बढ़िया तरीके से कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसमें पाई बॉन्ड के सापेक्ष, यानी कि जैसे आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ध्यान से देखिएगा आप, तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा। और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यानी कि सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? अल्फ़ा CH प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप इसकी बहुत सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हैं। ब्यूटीन की मैंने आपको बना के दिखा दी, ठीक है, ब्यूटीन 1 की, प्रोपीन की, आप ऐसे बना के देखिएगा इसकी। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस हम कैसे देखते हैं? इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देख लीजिए आप। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, आपको पता है एल्कीन इन वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? जो जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है वो उतना ही अच्छा
मतलब उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ये तो आपको पता ही है। चाहे वो रिजोनेंस हो, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड हाईली, जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही अच्छा स्टेबल होगा। तो हम इसकी बात करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा आप, 1 2 3 4, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो अब ये देखिएगा, यहाँ इन दोनों कार्बन के पास क्या है, वो डबल बॉन्ड है, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, तो 4 अल्फ़ा कार्बन है। तो यानी चारों के पास, चारों के चारों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भी हैं। तो अगर आप इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, वो 12 बनेंगी। इसके बाद इसकी देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी है, 3 अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो जो टोटल इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 9 बनेंगी। इसके बाद आप देखिएगा डाई सब्स्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों अल्फ़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं, अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा 3 और 3 6, तो सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी है, टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट की है, तो सबसे ज़्यादा यही शो करेगा, और सबसे कम किसकी हो जाएंगी आपके पास। अब ये देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH, है कोई अल्फ़ा कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके पास कोई है अल्फ़ा कार्बन, है तो नहीं, तो इसी वजह से इसकी कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। यहाँ पे आप देखिएगा, ये कोई शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी, अब देख लो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और फिर इथाइलिन, ठीक है। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम पढ़ लिया है आपने, कार्बोनियम, ईएम का मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम कार्बोनियम की बात करते हैं, तो कार्बोनियम में ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिव साइट हो गई, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 3 6 और 3 9, यानी कि एक ये अल्फ़ा कार्बन, एक ये अल्फ़ा कार्बन, एक ये अल्फ़ा कार्बन, तो 9 वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर शो करेगा टर्शरी कार्बोनियम आयन। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन 6 करेगा, प्राइम ये जो आपका प्राइमरी हो जाएगा ये 3 करेगा, और ये आप इसकी सारी स्ट्रक्चर्स बना के देखिएगा, और यदि कोई डाउट आता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझे बताना, ठीक है। मैं आपकी देख लूँगी, मैं जो भी दिक्कत हो सकती, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स के पास ये देखो आप, ये फ्री रेडिकल है, ठीक, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ 3 है। अब ये देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ प्लस, फिर ये मैं आपको ला एक बना के ही दिखा दूँ। जैसे हमारे पास प्राइमरी कार्बोनियम आयन था, तो यहाँ पे इसके पास 1 हाइड्रोजन, 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 ठीक है। ये यहाँ इसके पास CH3 है ही, ये CH3 है इसके पास। अब ये देखो, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जा चुका, तो इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। फिर ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ही फ्री रेडिकल की बनेंगी, ऐसे ही कार्बोनियम आयन की बनेंगी, दोनों तीनों की, ठीक है। तो आप क्या करना, ऐसे बना के इनकी स्ट्रक्चर्स को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ना 2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, कि कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। अब फ्री रेडिकल की यदि हम बात करते हैं, यहाँ 9 बनेंगी, यहाँ 6 बनेंगी, यहाँ 3, तो यानी कि टर्शरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर अभी यहाँ देख लो, यहाँ तो कोई बनेगी नहीं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये तो सबसे कम वो स्टेबल हो जाएगा, और रिएक्टिव सबसे ज़्यादा ये होगा, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के आप डेरिवेटिव्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप टोलुइन ले लीजिए, टोलुइन ये है, ठीक। टोलुइन में क्या होगा, जो आपके पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुए, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, नीचे निगेटिव चार्ज भी कम्प्लीटली अपना रोटेशन चलता रहता है, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, ये यहाँ
ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, तो इस पे आ गया H पॉजिटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पूरी रिंग पे फैल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ फैल रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना के देख सकते हैं। हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स, और हम इनकी क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी की स्टडी कर सकते हैं। किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। जबकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करा था, एसिडिक स्ट्रेन, डाइपोल मूवमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों की स्टडी की थी। ठीक है, आप इन सब की स्ट्रक्चर्स बना के देखना, कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताना, फिर आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।